नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम आपके साथ में मौजूद हैं एक खास चर्चा लेकर के, जिसका नाम है हमारी चर्चा का सीकरी संवाद। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव का शंखनाद बिगुल बज चुका है। चुनाव की हर रोज एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो सीकरी संवाद में मेरे साथ में मौजूद है मेरे सहयोगी। सीकरी संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीकरी संवाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा को लेकर हमने इसकी शुरुआत की थी और इस संवाद में के जरिए हम सीकरी के फतेहपुर सीकरी के अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं। तो आज हम सीकरी के फतेहपुर सीकरी के उन मुद्दों पर बात करेंगे जो लोकसभा चुनाव में बेहद अहम होने वाले हैं। आज की जो लेटेस्ट चर्चा है उस पर एक बार नजर डाल देते, क्या अपडेट्स हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा में, क्या चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, उनको लेकर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो अभी हाल ही जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे यहाँ पर राजकुमार चाहर, उन्होंने फिर से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो उन्होंने बटेश्वर धाम जो है तीर्थ स्थल बटेश्वर है, वहां पर जाकर के घंटा चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है और अपना चुनावी बिगुल फूका है। वहीं दूसरी तरफ बात कर लें, आज चूंकि आज के दिन मंगलवार का आज दिन है, आज ही के दिन दो और लोकसभा चुनाव को लेकर दो और एक्टिविटी हुई है। जो उमेश सेठी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने भी अपने घर पे एक पंचायत बुलाई थी। ज्यादा संख्या में वहां पे ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, उन्होंने उनके साथ में मंथन किया है। इसके साथ ही जो दूसरी पंचायत जो मेरे ख्याल से 6 मार्च को जो पंचायत हुई थी और किरावली में रामेश्वर चौधरी जो भाजपा नेता है, जो भी टिकट के दावेदारों में लगे थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भी एक महापंचायत की थी। वहां पे हजारों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद हुए थे। उन्होंने भी आज जगनेर का जो ग्वाला बाबा मंदिर है वहां पे गए, उन्होंने पूजा अर्चना की है। साथ ही कई और जनसभाओं को संबोधित उन्होंने वहां पे किया है, लोगों से जाके जनसंपर्क किया है। तो इस समय हाल फिलहाल जो चुनावी सरगर्मियां फतेहपुर सीकरी का जो पारा है, जो सियासी पारा है, वो हम कह सकते हैं कि हाई उस पर वोल्टेज पे है। क्योंकि एक जो सीकरी में अब तक फतेहपुर सीकरी में जो चुनाव को रोचक बनाता था, वो चेहरा, वो एक चर्चित नाम फिर से गूंज रहा है। कहीं ना कहीं चर्चा है कि राज बब्बर हैं, वो कल आ रहे हैं, फतेहपुर सीकरी से जनता से रूबरू होंगे और वो अपना मन बना चुके हैं चुनाव लड़ने को लेकर। तो मैं अपने सहयोगी योगेश जी हैं, इनसे जानना चाहूंगा। योगेश जी, आपको क्या लगता है कि राज बब्बर अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं, दोबारा से चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव का क्या मोड़ होगा? चुनाव में क्या क्या नई हमें एक्टिविटी देखने को मिल सकती है? धीरज जी, आपने दो चीजें कही, शुरुआत मैं वहीं से करूंगा। मैं राज बब्बर पे आता हूँ। हालांकि क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बब्बर आ रहे हैं, बब्बर आ रहे हैं। ये दो लोग नहीं हैं, ये विरोध की जो फहरिस्त है वो लंबी है। मैं आपको याद दिलाऊं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं वहाँ से, पच्छालिका सिंह जी, उन्होंने एक पोस्ट डाली अपने सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से। उन्होंने बताया अपने समर्थकों को कि वो 11 मार्च से लेकर 14 मार्च तक बाहर रहेंगे। वो नहीं, और उनके साथ उनके जो पति हैं वो भी बाहर रहेंगे। और इस पोस्ट को डालने के बाद जो क्षेत्र से जो लोगों के रिव्यू निकल के आए, वो अपने आप में हैरान करने वाले थे। राजकुमार चारू द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, उसको लेकर के नाखुश हैं क्योंकि उनका प्रोग्राम तय था, वो बटेश्वर जाएंगे, 11 मार्च को दर्शन करेंगे, वहां पे बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे। और पार्टी की विधायक है, उनकी पार्टी के विधायक। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नाराज हैं, नाखुश हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उस टाइमिंग को देखिए, टाइमिंग ये एक महज संयोग भी हो सकता है। नहीं, आप इसको सिर्फ संयोग नहीं कह सकते हैं। ये संयोग नहीं हो सकता है कि पहले से तयशुदा कार्यक्रम हो, उस तयशुदा कार्यक्रम के बाद आप 4 दिन के लिए बाहर चले जाएं। खैर, बहुत सारी चीजें हैं, आप बब्बर पे लौट के आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राज बब्बर के साथ जिन कारणों से राज बब्बर का विरोध है, राजकुमार चाहर का विरोध है, वही स्थितियां लगभग राज बब्बर के साथ भी हैं। नहीं तो पिछले 5 साल से जब राज बब्बर ने चुनाव लड़ा तो वो भी वापस नहीं आए। बिल्कुल। और इन्हीं चीजों को लेकर राजकुमार चाहर का विरोध है। क्योंकि राज बब्बर ने ये कहा है कि मुझे मेरे क्षेत्र की जनता फिर से बुला रही है, मैं फिर से आ रहा हूं। जो चर्चाएं चल रही हैं हमारे क्षेत्र में, जैसी चर्चाएं हैं, लोगों में ऐसी बातचीत चल रही है राज बब्बर को लेकर के कि मुझे मेरी जनता फिर से बुला रही है, मेरी जनता मुझे पुकार रही है, मैं आऊंगा, उनके साथ संवाद करूंगा, पुनः चुनाव लड़ूंगा। तो वो जो एक लंबा गैप था, जिस गैप से 2019 में राजकुमार चाहर ने शिकस्त दी थी, करीब 5 लाख वोटों से उन्हें हराया था, तो वो गैप की खाई को वो किन मुद्दों के आधार पर पाट सकते हैं? कि राजकुमार चाहर 5 साल तक गायब रहे, एक नाराजगी का पहला कारण। नाराजगी का दूसरा कारण क्षेत्र में विकास
जो वायदे किए 5 साल पहले वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। यही स्थिति आप राजबब्बर के साथ रखिए, राजबब्बर के साथ सेम यही स्थिति बन रही है कि राजबब्बर भी 5 साल तक अपने चुनाव लड़ने के बाद वापस दिखे नहीं आए, बाहर रहते हैं। ऐसा ही कुछ राजकुमार चार के साथ में हुआ। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते उन्हें देश में प्रवास करने पड़ते हैं, देश में जाते हैं, संगठनों के कार्यों में जाते हैं, इसीलिए अपने क्षेत्र को कम समय दे पाती हैं। वहीं उनका दूसरा तर्क है वो ये आता है कि उन्होंने गंगा जल जैसी परियोजना लेकर के आए हैं, 4,500 करोड़ की विकास परियोजना अपने क्षेत्र में लेकर के आए हैं, मिनी स्टेडियम बनवाया है, आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो सींगना में बनवाया है। तो ऐसे कई सारे ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल में किए हैं। तो उनका तर्क ये है कि मैं लगातार जनता से जुड़ा रहा, मेरा अपडेट रहा, क्षेत्र के विकास को लेकर के लगातार मैं चिंतित रहा। राजबब्बर की स्थिति ये है कि वो एक सिने स्टार हैं, एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, कांग्रेस के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार 2 बार वो यहाँ से चुनाव हार भी चुके हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से। उसके बावजूद फिर वो गायब हो जाते 5 साल के लिए। अब 5 साल बाद फिर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनता मेरी पुकार रही है, मुझे बुला रही है। जनता का जो दुख दर्द पीड़ा है कहीं ना कहीं राजकुमार चार को लेकर के वो इसलिए है कि राजकुमार चार क्षेत्र में नहीं आए, किसी ने उनको देखा नहीं, वो सुख दुख में शामिल नहीं हुए। तो यही स्थिति कमोबेश राजबब्बर के साथ में भी है। तो ये जो 5 लाख का जो गैप है उस गैप को कैसे काट पाएंगे, आपको क्या लगता है? जनता पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह चल रही है। अभी आपने इशारा किया था कि रानी पंचालिका सिंह जो विधायक हैं वो विधायक मौजूद नहीं थी, उन्होंने जानबूझ करके ऐसा कुछ, जबकि वो संयोग बस भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तो क्या लगता है कि राजकुमार चार अंदरूनी कलह का भी शिकार हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह है क्योंकि रामेश्वर चौधरी पंचायत कर चुके हैं, उमेश सेंथिया ने अपने घर में पंचायत बुलाई है, या और भी लोग इंटरनली कर रहे हैं। ये अंदरूनी कलह नहीं, ये कलह सड़क पे आ चुकी है। अगर रामेश्वर चौधरी टिकट वितरण के विरोध में महापंचायत बुला रहे हैं, अगर भाजपा नेता उमेश सेंथिया महापंचायत बुला रहे हैं, तो फिर ये अंदरूनी कलह नहीं है, ये कलह सड़क पे आ चुकी है। हम जनता के मुद्दों की ओर बढ़ते हैं क्योंकि ये जो कार्यक्रम है जनता के मुद्दों सड़क पे मुद्दे को लेकर के आए हैं। चाहे रामेश्वर चौधरी की बात कर ले, उमेश सेंथिया की बात कर ले, उनका कहना यह है कि शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला हुआ, हम योगी मोदी के साथ हैं, पार्टी के फैसले के साथ हैं। कहीं उनका कहना यह है कि जो सर्वे कराया गया जनता का जो विरोधाभास है उस विरोधाभास को देखना चाहिए। नहीं, तो ये भी फैसला तो शीर्ष नेतृत्व का ही है। नहीं, जब उमेश सेंथिया इस बात को कहते हैं, उमेश सेंथिया इस बात को कह रहे हैं कि मैं जो पार्टी नेतृत्व का फैसला उसका मैं सम्मान करूंगा, स्वागत करूंगा, उसके साथ में रहूंगा। तो टिकट वितरण, टिकट जो दिया गया राजकुमार चार, तो ये भी तो शीर्ष नेतृत्व का ही फैसला है। ये फैसला शीर्ष नेतृत्व ने दिया तो वो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी पीड़ा, अपनी कलह, या तो ये हो सकता है कि नेतृत्व की जो क्षमता है उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। क्या ये मोदी जी, नड्डा जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठा रहे हैं? धीरज जी, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। अगर ये लोग महापंचायत बुला रहे हैं, एक सेकंड के लिए रामेश्वर चौधरी जी का जो स्पीच है, जो उन्होंने जनसभा की, जनसभा में जो स्पीच चल रहा था, तो उसको आपको एक बार हम सुना देते हैं, दर्शक भी हमारे सुन लेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर उसमें बताया था स्पीच में। ठीक है, ये रामेश्वर चौधरी जी का पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे उमेश सेंथिया की स्पीच की। इसमें ब्राह्मण सभा नहीं है, ये सर्व समाज के हमारे परिवार के लोग हैं, जो हम लोग काफी समय से बीच में रहते हैं परिवार की तरह, तो वही सब सारे लोग हैं, कोई अलग से नहीं है। इन लोगों के बीच में बैठ के चर्चा होगी और फिर उसके बाद में हमारा कहने का विषय ये है कि ये इनसे हम विचार विमर्श करेंगे और जो ये सुझाव देंगे उसके आधार पे हमारी आगे की रणनीति है। रुझान तो आप देख रहे हैं, आप पूरे मैं तो कहूँगा फतेहपुर सीकरी लोकसभा में मैं तो यही कहूँगा कि बस जो जनता की भावना है उसको हमको भी समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी समझना चाहिए। बस इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? नहीं, ऐसा हमारा कोई हमारी सोच नहीं है कि हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे। हमारी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी में है। हमने 2018 से जब से ज्वाइन की है तब से भारतीय जनता पार्टी में हमने 2019 में काम किया, 2022 में काम किया, आज फिर काम कर रहे हैं। हमारे रोम रोम में राम है। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा काम करके राम मंदिर, राम जी को अयोध्या में हम सब के सहयोग से राम जी को वहाँ लेके आए हैं। इससे बड़ा कार्य हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। ये हाँ, वो हम कह तो रहे हैं आपसे कि विरोध है। ये अगर विरोध नहीं होता तो ये सारी जनता जिस तरह से हमारे यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो तो विरोध तो दिखाई दे रहा है। तो हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि एक बार पहले
पूरे लोकसभा फतेहपुर सीकरी में सर्वे कराया या सर्वे के आधार पर, और जो जनता की भावना है उसकी कदर करनी चाहिए, उसका मर्म जानना चाहिए। जनता की भावना की कदर करना, देखो मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें ये परिवार है, परिवार में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो भाई काम नहीं करेगा ना दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा करेगा, भाई चौथा करेगा। जो काम करेगा वही जनता के बीच में जिम्मेदारी जनता उन्हीं लोगों को देगी। हाँ बिल्कुल। अब मैं देखो ज्यादा स्पष्ट नहीं कह पा रहा हूँ, खुल के यही बात कह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये कि जो काम करने वाले लोग हैं, मेरा कहने का ये देश में हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे दोनों नेता काम कर रहे हैं, तो क्षेत्र में भी तो जनप्रतिनिधि वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारे दोनों नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, मुझे जो जिम्मेदारी देगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो शीर्ष नेतृत्व ने ही तो तय किया है, टिकट किसने दी? विरोध करके जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? सवाल ये है ना, आप गुमराह की स्थिति में क्यों ला रहे हैं? एक तरफ आप ये भी कहेंगे कि नहीं साहब हम खुश नहीं है, और दूसरी तरफ जनता को बुला के आप कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हमें स्वीकार होगा। तो कहीं ना कहीं ये दो नावों में पैर रखने से काम तो चलेगा नहीं। या तो आप फैसले के साथ खड़े हो जाइए या फैसले के विरोध में खड़े हो जाइए। ये तो एक तरीके से ये होता है कि जिस चीज को नहीं तो कहना ये चाहिए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगे राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसी चीजें की जा रही हैं, या तो वो हो सकता है अपनी ताकत, अपनी शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कर रहे हैं, जिससे या जो प्रत्याशी पे दबाव बनाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक प्रत्याशी पे दबाव नहीं बनाने को कह सकते, इसको पॉलिटिक्स में जो कहते हैं, या उनकी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और होंगी जो भारतीय जनता पार्टी से प्राप्त करना चाह रहे हो। दबाव की राजनीति जिसको कहते हैं कि पार्टी ने चलो यहाँ नहीं सोचा, शायद 2027 में हमारे बारे में सोचे, कहीं एडजस्ट करें। पार्टी तो सोचेगी, हाँ। पार्टी अपने फैसले ले रही है, लेकिन इस तरीके से करना तो हो सकता है पार्टी उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। और कुछ लोग इस तरीके काम इसलिए भी करते हैं कि उनको लाइमलाइट में रहना है। अच्छा, अब हम जनता के, मैं भी हूँ भैया, मैं भी हूँ, ठीक है, हाँ। आपने कहा लाइमलाइट में रहना है, हाँ। इसलिए करते हैं, ठीक है, वो बात हो सकती है, क्योंकि अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, अपना वर्चस्व वजूद दिखा रहे हैं। अब हम जनता की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। जनता का जो विरोध है, विरोध का नेतृत्व, आज जनता के विरोध का नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति आपको नजर आ रहा है? जो जनता का जो विरोध है राजकुमार चार को लेकर के, उस विरोध का नेतृत्व सही ढंग से जनता की मांग है क्या है? ये चीजें 15 मार्च के बाद क्लियर होंगी। 15 मार्च यानी आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद। यस। और सुबह जब वो आई सदन में, ठीक है त्यागी जी, हम आपकी ये एक देश की राजनीति का मुद्दा हो जाएगा, उन्हें मैं आपको लौटा के लाता हूं पूरी बात। सदन में जब वो आई तो उन्होंने अपने सांसदों से कह दिया कि लाल बटन दबाओ। ठीक स्थिति 2019 में सुबह मायावती जी का बयान आया कि हम सपा से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और शाम को रामगोपाल जी और सतीश मिश्रा जी बाहर आए और उन्होंने मीडिया से कह दिया कि इतनी सीटों पे सपा लड़ेगी, इतनी सीटों पे उसका लाभ कहीं ना कहीं जो मिला प्रॉफिट बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को मिला। और बीएसपी भी ये भलीभांति जानती है कि साथ लड़ने में फायदा है और अकेले लड़ने में नुकसान है। तो ये गुणागणित पर्दे के पीछे कहानी स्क्रिप्ट चल रही है, यकीन मानिए। उसका लाभ तो आप कहीं ना कहीं कहना ये चाह रहे हैं कि अगर गठबंधन से बीएसपी गठबंधन में आ जाती है और संयुक्त प्रत्याशी बन के आता है, तो मुझे लगता है वो मजबूत हो सकता है। 1 to 1 की लड़ाई जब होगी और जब चुनाव मुद्दों पर होगा, अच्छा इसी में जान लेते हैं, फतेहपुर सीकरी कुछ चर्चा में नाम भी चल रहे हैं, बसपा से जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, एक नाम मधुसूदन शर्मा का नाम भी आ रहा है, कहीं ना कहीं कहा ये भी जा रहा है कि उमेश सेठिया भी बसपा से प्रत्याशी बन सकते हैं, हो सकता है इसीलिए उनका ये लोगों को बुलाना, एकत्रित करना हो, वो जानना चाह रहे हो समाज का रुख क्या है, माहौल क्या है, उनका जो समाज है या क्षेत्रीय जो जनता है उसके मन की क्या चल रही है, अंदर की जो भाव है उसको जानने की प्रयास करें, क्योंकि वो बसपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, फतेहाबाद विधानसभा से उन्होंने बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, तो कहीं हो सकता है वो भी कमबैक बसपा में कर सकते हैं। नहीं, आदमी स्वतंत्र है, हर व्यक्ति जो पॉलिटिशियन है वो स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, निर्दलीय लड़े, किसी पार्टी से लड़े, चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। और लेकिन मैं जिस बात को कह रहा था, आपने मधुसूदन शर्मा जी का नाम लिया, सब हर कोई स्वतंत्र है, हो सकता है कोई ब्राह्मण प्रत्याशी दे बसपा, हो सकता है कोई क्षत्रिय प्रत्याशी दे, हो सकता है
कि वो राजभवन अपने राजनीतिक आंकड़े हैं, जो अपने राजनीतिक वो उन कुछ पार्टियों को, उन जातिगत प्रत्याशियों- आंकड़े हैं, उनको लेकर के हाँ, पार्टी वो उन निश्चय पार्टियों करेगी। को, उनके दावेदारों को, उन प्रत्याशियों को गंगा जल, क्योंकि उसका काम चल रहा है, गांव-गांव में इस- काम चल रहा है, पाइपलाइन डाली जा रही है, पानी की पाइपलाइन डाली, खुदाई हो रही है, वहां पे काम चल रहा है, लगातार वो चीजें देखिए, क्षेत्र में जाके हमने विजिट किए उन इस चीजों जो को। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है जनता के मुद्दे उठाने हैं। तो जनता के अभी तक हमने सियासी मुद्दे उठाए हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। कौन से जनता के मुद्दे हैं आपको, क्या जनता के मुद्दे नजर आते हैं? 4000 करोड़ की जो पाइपलाइन, जो गंगा जल परियोजना है, उसकी स्थिति क्या है जमीन पर? काम चल रहा है, गंगा जल परियोजना काम चल रहा है, और दावा है, सांसद राजकुमार चाह ने दावा किया कि 2024 के अंत तक हर घर में नल से गंगा जल पहुंच जाएगा, हर घर को गंगा जल मिलेगा। ऐसी सारी चीजें, चर्चाएं, मैं ये कह रहा हूँ, और उस दिशा में कार्य भी चल रहा है। वो खुद जाकर उन्होंने निरीक्षण भी किया, कई बार बताया है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर बातचीत में, अपने जो भी चुनावी भाषण है उनमें वो इस चीज का जिक्र जरूर करते हैं राजकुमार चाह, बिल्कुल, क्योंकि वो इसको एक बड़ी परियोजना मानते हैं, है भी बड़ी, जो बात देश की सरकार का जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत आगरा को जोड़ा गया है। आगरा को जोड़ा गया, फतेहपुर सीकरी नहीं है, वो जल जीवन मिशन है, आगरा को मिला है, उसमें प्रयास है, शुरुआत काम की हुई, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आया वो चीजें, तो उसके लिए किन की एफर्ट्स हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। ये हर जगह चल रहा है। ये भी विरोधाभास देखने को मिला कि लोग कह रहे हैं कि ये राजकुमार चाह से क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि ये मोदी जी की योजना है। राजकुमार चाह भी तो मोदी सरकार का हिस्सा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो वो उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, योजना चरणबद्ध तरीके से लागू हो जाए, गांव-गांव में गंगा जल पहुंच जाए, उसके लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। ये एक जनप्रतिनिधि का प्रयास होता है अपने क्षेत्रीय जनता के लिए। बिल्कुल राजकुमार चाहर जी को क्रेडिट लेना चाहिए। मैं तो बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आप उस गंगा जल को नल से निकालेंगे तो पहले आप टोटी लगाएंगे कि पहले टंकी बनाएंगे? नहीं, टंकी का भी अलग अलग, उनका भी जो पहले टोटी लगाएंगे कि टंकी चल रहा है, पहले टोटी लगाएंगे कि टंकी बनाएंगे? टंकी आप मुझे बता दीजिए, फतेहपुर सीकरी में कहाँ गंगा जल की टंकियां बनी है? पाइपलाइन चिन्हित हो चुकी है, चरणबद्ध तरीके से वो जो कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी का ये एक काम का एक प्रोसीजर होता है। ये बात आप तब कह सकते हैं जब 2024 के अंत तक गंगा जल न पहुंचे, ये उस समय की बात है। अभी आप कार्य चल रहा है, जाकर के देख सकते हैं, हमने बाकायदा इसकी वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया, जाकर के देखा है। पहले टंकी बननी चाहिए, पहले टंकी बननी चाहिए, टोटी लगनी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। टंकी बननी चाहिए, वो भी अलग अलग प्रक्रिया, दोनों कार्य चल रहे हैं। बिना टंकी के टोटी में पानी कैसे पहुंचेगा ये बताओ? वो दोनों प्रक्रिया है, अलग अलग कार्य चल रहे हैं, दोनों काम पूरे चल रहे हैं। दूसरा मैं आपको विषय बताऊं जी, कल शायद एक दिन पहले ही जो हमारे सांसद हैं फतेहपुर सीकरी के, वो बटेश्वर गए जी, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की, भोलेनाथ की, और उन्होंने वहां पे कहा कि मुझे यहाँ पर जगह दिलवा दीजिए, मेरी पत्नी यहाँ रहेंगी, आपके बीच रहेंगी। ठीक है। 5 साल पहले यही माननीय सांसद वहां की जनता को ये वायदा करके गए थे कि मैं यहाँ कार्यालय खोलूंगा अपना वहां में। ठीक है, वो और उन्होंने ये भी कहा उस कार्यक्रम में कि मैं वहां को मिनी स्टेडियम दूंगा। तो सवाल ये है कि बने हैं, कोला मिनी स्टेडियम बने आए हैं, 3 मिनी स्टेडियम प्रस्तावित है, वो भी चुके हैं उनके लिए, ठीक, और अलग अलग चल रहे हैं, कार्य है, वो थोड़ी सी रफ्तार उसकी लगती भी है। अभी जैसे हम जनता के, अभी आपने कहा था जनता के मुद्दों की बात कर लेते हैं। जनता का पहला मुद्दा पानी की समस्या, फतेहपुर सीकरी पानी की समस्या 500 साल पुरानी समस्या है, जनता की समस्या समाधान हो रहा है। खेलने के लिए खिलाड़ियों को मिनी स्टेडियम मिल रहे हैं, सांसद के लिए स्पर्धा हुई है, हर विधानसभा में अलग अलग आयोजन हुए, उनके विधानसभा के युवा यूथ है, उनको मौका दिया गया। और जनता के कौन से मुद्दे, कौन से विकास की चीजें हैं आप समझिए, मोदी सरकार योजना चल रही है, आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है, इसका लाभ मिल रहा है। जनता के मुद्दे मैं बता दे रहा हूं, बताइए। इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन हो रहा है, आगरा में इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन हो रहा है। जैतपुर को नहीं मिलती, ताजपुर को नहीं मिलती, जगनेर को नहीं मिलती, ये भी नहीं जगनेर को नहीं मिलती। दूसरा मैं बता दूं, जो मिनी स्टेडियम की बात करी और आपने अकोला का जिक्र कर ही दिया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपके पास एक रोटी है और 4 लोगों में बांटनी है तो आप क्या करेंगे? 4 लोगों को बराबर बराबर बांटेंगे? तो स्टेडियम एक तो कोई जगह चिन्हित करनी पड़ेगी उसके लिए। स्टेडियम अभी आप स्टेडियम को बाहर में बना देते हैं तो वही सवाल होता है, फतेहपुर सीकरी के लोगों का, फतेहपुर सीकरी को क्या मिला, करावली के लोगों को क्या मिला, फतेहाबाद के लोगों को क्या मिला, के लोगों को क्या मिला। स्टेडियम भी अकोला में जाएगा, बटेश्वर में आया हुआ विद्यालय भी अकोला में जाएगा, फतेहपुर सीकरी में जाएगा, विकास की परियोजनाएं अकोला में जाएंगी, फिर बाहर जी फतेहाबाद विधानसभा फतेहपुर सीकरी से अलग है के लिए तो वो दूसरा मौका मांग रहे हैं, दोबारा फिर मौका दीजिए, मोदी सरकार की गारंटी की जो प्रतिबद्धता है उसको जता रहे हैं।
द्वारा में ये सारे कार्य किए जाएंगे जो छूट गए हैं। जब आपने पहले वादे नहीं पूरे किए चुनावी तो मुद्दों की फिर से दोबारा से वादे पर कैसे और यकीन बातें आएंगी, करेंगे? जैसी चीजें आएंगी निकल करके आएंगी, उनसे बातचीत हो सकता है, किस बातचीत के क्रम में वो भी हमारे साथ मौजूद हो सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी को लेकर के जो राजनीतिक कह सकते हैं जो हलचलें थी उनको लेकर के आज की जो लेटेस्ट अपडेट थी वो ये थी। उमेश सेतिया उन्होंने अपने घर पे आवास पे पंचायत बुलाई थी, लोगों को बुलाया था, समाज को एकत्रित किया था। रामेश्वर चौधरी जो पूर्व में पंचायत कर चुके हैं वो आज ग्वाला बाबा के दर्शन करने के लिए जगनेर में गए हुए थे। और राज बब्बर जो सिने स्टार हैं, पूर्व में चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं फतेहपुर सीकरी से, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पराजय का मुंह देखना पड़ा है। वो फिर कल इसको लेकर चर्चा है कि वो अपनी जनता के बुलाने पर आ रहे हैं, उनका दावा ऐसा है। अब पता ये चलेगा कल आते राज बब्बर क्या चीजें आती हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। सभी साथियों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।